नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इन दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहाँ पे है। तो जो हमारा पार्ट 5 है, द यूनियन गवर्नमेंट, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज हम प्रेसिडेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आखिर प्रेसिडेंट होता क्या है? तो पहली बात तो ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी काम किया जाता है उस सब प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। कोई भी डिप्लोमेटिक कुछ भी साइन करना हो या कोई भी बिल पास होना हो, तो हर चीज पे इन्हीं का नाम बाद में साइन होता है आखिरी में, तभी वो बिल एक्ट बन पाता है। तो चलिए हम, और ही इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अभी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि वैसे तो ये सिर्फ कहने के लिए ही हेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि सारा जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं गवर्नमेंट में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाइडेन ही मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं। कोई भी मीटिंग अटेंड करनी है तो बाइडेन जाते हैं, और हमारी तरफ से कौन जाता है? नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कहने के लिए तो बस प्रेसिडेंट हेड है, बट जो एक्चुअल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, डिजोरे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जो कि होने वाला है। तो पहली बात तो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है? कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं वो उनका उनका इलेक्शन करते हैं। और डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है जो डायरेक्ट पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ग्राम प्रधान हो गए, जो विधायक हो गए, उनको डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं। आप लोग अगर सोचेंगे तो आप लोग उनको डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं। बट प्रेसिडेंट के केस में तो ऐसा नहीं होता। तो प्रेसिडेंट के केस में होता है जो हमने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, वो इनका इलेक्शन करते हैं। तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब इनका इलेक्शन करता कौन कौन है? तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। और उसमें भी कौन? इलेक्टेड मेंबर। दैट मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में तो अब नहीं करते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनका चुनाव करेंगे। और कौन करेगा? और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो विधानसभा है, उसके मेंबर्स वो भी इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट की जाते हैं वो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कौन करेगा? और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी की, स्पेशली दिल्ली और पुडुचेरी की, उसके इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे नॉमिनेटेड मेंबर क्यों नहीं करते हैं? तो अगर आप खुद सोचिए, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो अगर अगर वो इस केस में अगर उनको इलेक्शन में अगर वो चुन सकता, तो इस केस में तो प्रेसिडेंट अपने फेवर के लिए ही उन लोगों को नॉमिनेट करेगा कि वो मुझे ही वोट देंगे। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर को एक्सक्लूड किया गया है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। अब आते हैं आखिर इनका इलेक्शन होता कैसे, मेथड कौन सा फॉलो होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने पढ़ चुका है। अब हम देखेंगे पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या है? ये नया टर्म क्या है? तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो इसमें जो होता है ना, ये जो एमपी होते हैं, एमपी पार्टिसिपेट करते हैं और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। और साथ में मतलब अगर मैं कोई एमपी वोट करता है तो उसकी वैल्यू अलग है, कोई एमएलए वोट करता है तो उसकी वैल्यू अलग है। और वो वैल्यू क्या है वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, इतना डीप हमें नहीं जाना है। और साथ में क्या है कि हम प्रेफरेंस डालते हैं। जब हम वोट डालते हैं तो हम ये नहीं वोट डालते कि हम रामनाथ कोविंद जी को वोट डाल रहे हैं या
XYZ कोड डाल रहे हैं, हम वहाँ पे प्रेफरेंस डालते हैं कि हमारी पहली प्रेफरेंस ये है रामनाथ कोविंद जी, दूसरी प्रेफरेंस XYZ है, तो हम ऐसे करते हैं। तो इस मेथड को PRST भी बोलते हैं। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कोई भी तो खड़ा नहीं हो सकता। तो पहली जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स प्लस होने चाहिए। और तीसरा है कि वो लोकसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए बट एलिजिबल होने चाहिए। और साथ में ही वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं की होने चाहिए। तो ये 4 क्वालिफिकेशन, आपको एज जरूर याद रखनी है, एज पूछा जाता है। अब फर्दर जो भी नॉमिनेशन अपना डालेगा इलेक्शन के लिए, तो उनके पास पहली बात तो 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सिकेंडर्स होने चाहिए। अब ये क्या है प्रपोजर सिकेंडर्स? तो प्रपोजर्स जो है, मतलब इसका मतलब ये है कि 50 लोग ऐसे होने चाहिए जिसकी पहली प्रेफरेंस आप हो, और 50 लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनकी दूसरी प्रेफरेंस आप हो, तब ही आप नॉमिनेट कर पाएंगे अपना नाम, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास इनसे कम लोग हैं तो आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही में आपको 15,000 का सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा RBI में। और अगर आप 1/6 वोट हासिल कर लेते हैं, मतलब 1/6 से ज़्यादा वोट पा जाते हैं, तो ये अमाउंट रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगा। बट अगर आप 1/6 वोट भी हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, इलेक्शन हो गया, अब हम आते हैं कि अब हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। अब आता है कि ओथ और अफर्मेशन कौन करेगा। तो इनको जो शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और अगर ये अब्सेंस है, इनके अब्सेंस में कौन कराएगा, तो इनके अब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो इनकी शपथ दिलाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो कराएगा। जैसे 34 जज होते हैं ना, तो उसके बाद जो जज सीनियर है उसके बाद जो ऐसे कराएंगे। वैसे ही ऐसा केस आता नहीं है, बट इन केस अगर नहीं है तो चलिए। अब हम आ जाते हैं इनके टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। मगर ये पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। तो एक तो रिजाइन कर सकते हैं, या तो इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। तो अब हम देखेंगे आखिर इम्पीचमेंट क्या होता है। और तो इनका 5 ईयर का कार्यकाल होता है, रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं 5 साल के पहले, और साथ में इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो आखिर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाता है, तो बट क्यों हटाया जाएगा? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कोई चीज़ को वायलेट करते हैं, इस केस में ही उनको हटाया जा सकता है। बट वो बहुत ही मुश्किल होता है हटाना भी, इनको काफ़ी प्रोसेस मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी टिपिकल है बट मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये इनिशिएट होना किसी भी एक हाउस में इनिशिएट होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है कि इनका हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं, महाभियोग के लिए हम चार्जेस लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चार्जेस होगा वो 1/4 मेंबर के, उस हाउस के 1/4 मेंबर के द्वारा साइन किया गया होगा। मीन्स सपोज लोकसभा में हम इनका इम्पीचमेंट को पास करते हैं, इम्पीचमेंट चार्ज लगाते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर कम से कम होने चाहिए जो साइन किए जाने चाहिए इन पे इम्पीचमेंट लगाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, इनको 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि हम आप पे इम्पीचमेंट लगा रहे हैं। तो 14 डे एडवांस नोटिस देंगे, उसके किसी भी हाउस में हम 1/4 मेंबर के साथ इम्पीचमेंट चार्ज लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब चार्ज लग गया, अब क्या होगा, हम 2/3 से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा उस हाउस में। तो सपोज लोअर हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, 14 दिन पहले का एडवांस नोटिस दिया, उसके बाद उस हाउस के 1/4 मेंबर के साथ हमने इम्पीचमेंट पास किया, उसके बाद वो पास भी हो गया, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया। उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। अब जब दूसरे हाउस में जाएगा तो दूसरा हाउस क्या करेगा, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा जिसमें ये इन्वेस्टिगेट होगा कि जो चार्जेस लगाए गए हैं पहले हाउस के द्वारा, जो लोगों ने चार्जेस लगाए हैं वो क्या सच में रेलेवेंट है या ऐसे ही लगा दिए गए हैं। तो फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी, वो बताती है अगर कि हाँ सही में लगाए गए हैं, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सत्य है, तो फिर हम इस हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से
पास कर देंगे। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, दैट मीन्स 2/3 वोट से अगर पास हो जाता है तो उन पे इम्पीचमेंट लग जाएगा और वो ऑफिस से रिमूव कर दिए जाएंगे। और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है ना। तो और ये भी चीज़ें जब हम इन पे इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएंगे तो इसमें प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपीयर हो सकता है, अपनी बातें रख सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पहले एडवांस नोटिस देंगे, उसके बाद हम इम्पीचमेंट चार्ज लगाएंगे 1/4 मेंबर के साथ किसी भी हाउस में, जिस हाउस में लगाएंगे उससे स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी कहेगी कि हाँ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सत्य है। उसके बाद उस हाउस से भी अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो हमारे प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। चलिए आगे हम जाते हैं। अब अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, पहली बात तो किस केस में वैकेंसी क्रिएट होगी। पहली बात, अगर टेन्योर का एक्सपायर होगा, 5 साल कार्यकाल उनका पूरा हो गया, इस केस में खाली हो जाएगा। दूसरा, अगर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, अच्छा रेजिग्नेशन किसको देंगे, पहली बात तो ये वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। तीसरा, अगर इनको रिमूव कर दिया गया इम्पीचमेंट के द्वारा महाभियोग लगा के। और चौथा है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है, इस केस में भी ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। और पांचवा है कि अगर इनका जो इलेक्शन हुआ है वो अगर वाइड सिद्ध हो गया, मतलब गलत तरीके से इलेक्शन कराया गया है, इस केस में भी इनका ऑफिस वैकेंट हो सकता है। अच्छा, इसके साथ जो डील करेगा ना, कोई भी मैटर रिगार्डिंग इनका इलेक्शन होता है, कोई भी इनके इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी मैटर होता है, उसको कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखती है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इस 5 केसेस में इनका ऑफिस वैकेंट हो सकता है। अच्छा, जो पहला केस है ना कि इनका कार्यकाल पूरा होने इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो ऑफिस वैकेंट होता है, तो इस केस में ना जो इलेक्शन होता है नेक्स्ट, वो इससे पहले ही करा लिया जाता है, जिससे ऑफिस वैकेंट न रहे। और साथ ही साथ अगर मानो कोई डिले हो गया इलेक्शन कराने में, तो उस केस में ये जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इस ओनली दिस केस में ये 5 साल से ज़्यादा भी प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन दे दिया तब ऑफिस वैकेंट हो सकता है। अच्छा, इस केस में जो 5th वाला केस है कि अगर इनका जो इलेक्शन हुआ वो वाइड सिद्ध हो जाए ना, तो इस केस में भी जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता उस केस तक भी ये ऑफिस को होल्ड किए रहेंगे। और बाकी ये जो 3 केस है, इस केस में अगर ऑफिस वैकेंट होता है तो ये वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और इस केस में जो भी इन्वॉल्वमेंट्स है, जो भी सैलरी वगैरह है, सब कुछ एज अ प्रेसिडेंट इनको दिया जाएगा। सारी पावर्स प्रेसिडेंट वाली आ जाती है इनके पास। और जब भी ऑफिस वैकेंट होगा तो अगले 6 मंथ के अंदर ही नया इलेक्शन करा लेना चाहिए। अब इनकी कुछ पावर्स देख लेते हैं। तो पावर्स को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेक्चर। और पावर्स को हम पार्लियामेंट सिस्टम में डिस्कस करेंगे वैसे अच्छे से। तो पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर जो है वो तो हमें पता है, जो इमरजेंसी लगाते हैं नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट ही लगाते हैं। साथ में मिलिट्री पावर्स जो है, जो हमारे तीनों डिफेंस हैं उनके ये कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर क्या है, कोई भी ट्रीटी साइन करनी है, कोई भी इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो उस पर प्रेसिडेंट के ही नाम पे वो सब कुछ साइन होता है। जुडिशियल पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, इन सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। फाइनेंशियल पावर जो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट करता है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। एज ए एग्जीक्यूटिव पावर जो भी काम होता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी बिल पास हो या कुछ भी हो, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि जो भी अपॉइंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया है, किसी का भी, तो ये सब भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। कोई भी बिल पास हुआ तो उस पर जो फाइनल साइन होगी, लेजिस्लेटिव पावर में ये आएगा कि जो भी बिल वगैरह हुआ उस पर जो फाइनल साइन होती है वो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। चलिए, इनकी जो वीटो पावर होती है तो उनके पास ये 3 टाइप की वीटो एंजॉय करते हैं। पहली एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी सस्पेंसिव वीटो, तीसरी पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, कोई भी बिल आता है तो उसको ये विद होल्ड कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो बिल्ड होता है वो आगे नहीं बढ़ता और इस केस में वो बिल्ड इंड हो जाता है। दूसरा सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, कोई भी बिल आता है, इनको लगा कि इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है, कोई चेंजेस करने की जरूरत है, तो इस केस में ये रिकंसीडरेंस के लिए बिल को रिटर्न कर देते हैं। और ये ध्यान वाली बात है कि अगर उसके बाद जो पार्लियामेंट है
उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करता है, कोई चेंजेस करता है या कोई चेंजेस नहीं भी करता है, उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट को फाइनली असेंट के लिए अगर बिल भेजेंगे, इस केस में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। इस केस में वो दोबारा अपनी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा जो है पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो ये है कि ना ही विडहोल्ड किया है, ना ही असेंट दिया है, ना ही रिटर्न किया है, मतलब ना ही असेंट दिया ना ही रिटर्न किया। तो इस केस में क्या होता है कि ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ये अपने पास रख सकते हैं बिल, ना ही इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ना ही रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही रिटर्न कर रहे हैं। तो इस केस में ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसी से आने के चांसेस हैं, इससे भी आने के चांसेस हैं। काफ़ी आर्टिकल भी पूछ लेता है, लेकिन सारे आर्टिकल नहीं पूछेगा आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पूछेगा। तो मैंने हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो जो 52 आर्टिकल है इसमें प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, और जो 54 है उसमें इनके इलेक्शन के बारे में कहा गया है, कैसे किंग का इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की गई है। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी। तो 50 to 54 इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 60 है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इनको ओथ दिलाई जाएगी, इलेक्शन होगा, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं। 61 में इम्पीचमेंट से रिलेटेड बातें कही गई हैं। उसके बाद ये जो है 74 से 74 क्या है, जो भी प्रेसिडेंट काम करता है ना, तो वो एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेकर ही करता है। जैसे ऑर्डिनेंस बिल भी अगर पास करना हो, कोई ऑर्डिनेंस ही पास करना हो, तो भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैन एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो इनको एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट। 78 क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जो भी डिसीजन ले उसको प्रेसिडेंट को बताए। 123 पावर क्या होती है कि ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो लोकसभा राज्यसभा हैं, ये जब सीजन में नहीं होते हैं ना, मतलब सीजन का मतलब ये है कि जैसे ये इनका 3 सीजन होता है, उसी केस में ये हाउस में बैठते हैं ना, बाकी टाइम पे ये हाउस में नहीं बैठते हैं। तो जिस टाइम पे हाउस में ये नहीं बैठे हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी बिल पास करना हो, कोई भी मतलब अर्जेंट में बिल पास करना हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, और इसका जो मान्यता होगी वो पार्लियामेंट बिल जितनी ही मान्यता होगी इसकी भी। अब आते हैं 143 पे। तो 143 में प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए या उससे कुछ मतलब कुछ भी जानना चाहता है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है ये। तो ये आर्टिकल 143 है। अब हम आ जाते हैं, ये आप वैसे सारे मैंने कंप्लीट कर दिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी बातें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन है सारे पार्लियामेंट के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, या जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के वो पार्टिसिपेट करते हैं, या जो स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या जो लेजिस्लेटिव मेंबर, मतलब ये कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसकी बात मैंने की है, कौन करता है ये नहीं, मतलब कौन कौन इसमें से पार्टिसिपेट करता है। तो या लेजिस्लेटिव मेंबर के ऑल मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।